रोहित नाम का एक लड़का था। उसकी माँ बचपन में ही सड़क हादसे में गुजर गई थी। तब वो केवल 3 साल का था। रोहित और उसके पिताजी धौलपुर गांव में रहते थे। रोहित बहुत ही खुश रहने वाला लड़का था। उसके पिताजी रोहित की हर विश को पूरा करते थे और उसके पिताजी वकील थे। एक दिन अचानक रोहित सोते सोते चिल्लाता है, माँ। रोहित, बेटा क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? बताओ बेटा। पापा, मैंने एक सपना देखा जिसमें माँ मुझे खाना नहीं खिला रही थी और माँ गुस्सा होके चली जाती है। अरे बेटा रोहित, तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो देखो, आसमान में जो सितारा तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारी माँ है। अच्छा पापा, वो मेरी माँ है। मैं माँ से बात कर सकता हूँ पापा? हाँ बेटा, ज़रूर बात कर सकते हो, करो भले। माँ, तुम कैसी हो और मुझसे कब मिलने आ रही हो? माँ, बोलो ना। पापा, माँ कुछ क्यों नहीं बोल रही है? बेटा, अभी रात है ना, तो इसके लिए माँ सो रही होगी। पूरे दिन काम करती है, इसके लिए थक जाती है। इसके लिए अब तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो और तुम भी सो जाओ। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। इस तरह रोहित के पिताजी उसको समझाकर सुला देते हैं और रोहित का ये सपना रोज़ अलग अलग तरीक़ों से आता है। हर रोज़ आता रहता है। फिर उसके पिताजी अपनी बहन से इसके लिए बात करते हैं। अरे बहन, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। मेरा बेटा रोहित हर रोज़ उसकी माँ को याद करके सोता है और फिर रात रात भर सपने आने के बाद उसकी माँ की याद में रोता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? भैया, आप ऐसा करो कि आप दूसरी शादी कर लो। इससे आपका भी मन काम में बना रहेगा और रोहित का ध्यान भी रखने के लिए एक माँ का सहारा मिल जाएगा। नहीं नहीं बहन, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि किसी से शादी कर लूँ और वो मेरे बेटे का ध्यान ना रख पाए तो। अरे भैया, सब ध्यान रखेंगे। आप ऐसे चिंता मत करो, आप सीधा शादी कर लो बस। ठीक है बहन, तुम कह रही हो तो, पर मेरा बेटा रोहित मानेगा या नहीं? अरे आप रोहित की चिंता मत करो। उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं। वो उसको अपनी माँ समझकर ही बेटा बनकर रहेगा और उसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है बहन। ये सब सुनकर और रोहित के बारे में सोचकर रोहित के पापा शादी कर लेते हैं और रोहित को उनकी माँ से मिलाते हैं। रोहित बेटा, ये देखो तुम्हारी माँ। मुझे बात नहीं करनी है मेरी माँ से। इतने दिन सपने में आके मुझसे बात तक नहीं की और चेहरा तक नहीं दिखाया। अरे भाग्यवान, सुनो, मेरा बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तुम जाके इससे बात करो उसकी माँ की तरह। जाओ। बेटा रोहित, मम्मा को नाराज करोगे अब तुम? इतने दिन बाद तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आई है। इधर आओ बेटा। इतना सुनकर रोहित माँ के पास आके गले लग जाता है और माँ से बातें करता है। धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी शादी को 12 महीने हो जाते हैं। तभी अचानक रोहित के घर में एक टेलीफोन की रिंग बजती है। उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो भाग्य लक्ष्मी, आप कौन? अरे बहना, मैं तुम्हारा भाई, मैं नंदू बोल रहा हूँ। अरे भैया, बोलो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है, वो भी वकील से। तो अब मेरे भी रहने का बंदोबस्त करो बहना। अरे भैया, आप मेरे पास रहने ही आ जाओ आज ही। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ। इस तरह से भाग्यलक्ष्मी का भाई नंदू रोहित के घर आ जाता है और सब साथ में रहते हैं। बहना, ये रोहित किसका बेटा है? मुझे पूरी कहानी शुरुआत से बताओ। अरे ये अच्छा, तो ये बात है। बहना, ये तुम्हारा बेटा थोड़ी है कि तुम इसका ध्यान रखती हो माँ की तरह। भैया, सौतेला हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो है ना। अरे बहना, यही तो तुम्हारी गलती है। इतना बड़ा घर और इतनी सारी ज़मीन तुम इसे क्यों दे रही हो? तुम्हारे भी तो बच्चे होने वाले हैं, उनके लिए कुछ नहीं रखना क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं भैया। ये वकील तुम्हें यहाँ लेके ही इसलिए आया है ताकि तुम इसकी परेशानियों को अपना सको। हाँ भैया, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अब इसके पापा भी बाहर जा रहे हैं शहर। अब मैं इसके सर से पढ़ाई का और बड़ा आदमी बनने का भूत उतार दूंगी। हाँ बहना, अब तुमने कुछ जोश बताया। इस तरह दोनों भाई और बहन मिलकर रोहित के पापा के शहर जाने के बाद रोहित पर जुल्म करने लगते हैं। अरे ओ रोहित, इधर आ, यहाँ झाड़ू लगा।
अरे वो चूहे के बच्चे, इधर आ, यहाँ पर पोछा लगा। ऐसे करते करते रोहित रोते रोते भाग्यलक्ष्मी के पास आ जाता है और पूछता है, माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चुप हो जा, मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मर गई एक्सीडेंट में। रोहित ये सब सुनकर अचानक बेहोश हो जाता है। अरे भैया, ये तो बेहोश हो गया, अब क्या करें? तुम टेंशन मत लो बहना, तुम एक काम करो कि पहले सारा काम कर लो और उसके बाद इसके चारों तरफ खाना बिखेर दो। नंदू के कहने के अनुसार भाग्यलक्ष्मी ऐसा सब करती है। अब इसके पापा को फ़ोन करके बुलाओ। हाँ ठीक है। भाग्यलक्ष्मी अपने पति को कॉल करके बुलाती है और सारी बातें बताती है। भाग्यलक्ष्मी, चलो जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हाँ चलिए जी। वो रोहित को लेके हॉस्पिटल आते हैं और उसका इलाज कराते हैं। तभी अचानक से रोहित के पापा का फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन उठाते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहा है? हेलो, नमस्ते वकील साहब, हम आपके गांव वाले बोल रहे हैं। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या आज शाम को हम मिल सकते हैं? ये सब सुनने के बाद रोहित के पिताजी को कुछ गड़बड़ लगती है और उन्होंने हाँ बोल दिया। और शाम होते ही वो गांव वालों के पास गए और तभी एक व्यक्ति उनसे बोला, नमस्ते वकील साहब, हमने ही आपको बुलाया है। आपका बेटा बीमार है, हमें पता चला। आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। अरे जल्दी बताओ, क्या काम है? मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और तुम लोग यहाँ मुझे बातों में लगा रहे हो, सब जानते हुए भी। अब जल्दी बताओ तुम लोग। वकील साहब, आपके घर पे आपका साला और आपकी पत्नी मिलकर आपके बच्चे को मारते हैं और उस पर जुल्म करते हैं। ये सब हमसे देखा नहीं जाता। ये सब आपको बताने के लिए ही आपको बुलाया है। ये सब सुनकर वकील को विश्वास नहीं हुआ। अरे तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों को हमारे घर की खुशियाँ हजम नहीं हो रही। अरे वकील साहब, हमें क्या करना, आपका घर है। आप हमारे गांव के इकलौते पढ़े लिखे इंसान हो और हमने आपका कभी भी बुरा नहीं सोचा है, इसीलिए हम आपको सच बताना चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे वकील साहब, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज आप बहाना बनाकर घर से निकल जाओ, उसके बाद हम सब छुप कर देखेंगे कि आपके पीठ पीछे क्या होता है, ठीक है? ठीक है, अगर तुम बता रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर वकील अपने बच्चे और पत्नी और साले को घर लेके आ जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर कुछ बहाने बनाकर घर से निकल जाता है और लोके के पास आ जाता है। चलो वकील साहब, हम आपको आपके घर की कहानी दिखाते हैं। चलो अब। ऐसा कहकर वकील और उसके साथ सारे लोग उसके घर की छत पर जाके देखते हैं। तभी अचानक वकील की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। अरे वकील साहब, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग सच बोल रहे थे। ये जालिम न जाने किसके लिए मेरे बेटे पर ये सब जुल्म कर रहे हैं। अब पता चला वो बीमार कैसे हुआ। चलो अंदर चले। हाँ चलो। तभी सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। नंदू और भाग्यलक्ष्मी लोगों और वकील को देखकर हैरान हो जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। भाग्यलक्ष्मी, तुमने ये सब क्यों किया और किसके लिए किया, मुझे बताओ। जीजा जी, हम तो एक नाटक की तैयारी कर रहे थे। क्यों जीजी? नंदू, तुम चुप हो जाओ और अपनी गंदी जुबान से जीजाजी मत बोलो। मैंने सब देखा है, तुम नाटक की तैयारी उस टाइम नहीं कर रहे थे बल्कि अब कर रहे हो। या तो तुम सच सच बताओ वरना मैं पुलिस बुलवाता हूँ। अरे रुकिए, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। हुआ ये था कि जब आप शहर गए तब मैं और रोहित बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। तभी मेरे भाई ने मुझे बोला कि ये तो सौतेला बेटा है और तेरे बेटे को मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो मेरे अंदर की ममता मर गई और मैं इस फूल जैसे बच्चे से ये कराने लगी। माफ़ कर दो हमें। अरे भाग्यलक्ष्मी, अगर तुम कहती तो मैं सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देता और तुम्हारे भाई के नाम कर देता। तुम्हें मैंने लाया था कि तुम मेरे बेटे और मेरा ख्याल रख पाओ और उसको उसकी माँ की कमी कभी महसूस ना होने दो। पर तुमने तो माँ शब्द का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। अरे जो मर चुकी है उसके लिए इतना क्यों बोल रहे हो आप? आपकी शादी हो रखी थी, फिर भी मेरी बहन ने आपसे शादी की है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अरे चुप हो जा नालायक, तुझे पता भी है वकील साहब कितने शरीफ है। अगर इनकी जगह कोई और होता तो तुझे मार मार कर ऊपर पहुंचा दिया होता, समझा? तभी सभी लोग और वकील आपस में बात करते हैं और आखिर में जाके फैसला करते हैं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, उसके लिए इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल सही, आप सब लोग सही कह रहे हो। इन लोगों को जल्द से जल्द जेल में डलवाना ही होगा
वरना ये लोग अपने फ़ायदे के लिए और भी न जाने कितने मासूमों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे। चलो पुलिस बुलवाते हैं और इनको जेल में डलवाते हैं। फिर पुलिस को बुलाकर दोनों को जेल भेज दिया जाता है। फिर खुद वकील अपने बच्चे के पास टाइम निकालता रहता है और उसके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिससे कि उसकी माँ की याद ना आए। और धीरे धीरे उसने अपने बच्चे को सब सच बता दिया, जिससे वो समझ गया कि माँ वापस नहीं आएगी। इस तरह धीरे धीरे वकील की और उसके बच्चे की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है।